अस्सलाम वालेकुम, मैं वजिया ज़ैनब। वेलकम टू एस्परल चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिरेमिक्स को डिस्कस किया, तो आज हम देखेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। स्टार्ट लेते हैं प्लास्टिक की डेफिनेशन से। तो प्लास्टिक क्या है? एक सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मटेरियल जो ज्यादातर पॉलीमर से मिलकर बना होता है। तो अगर सोचे प्लास्टिक की अगर हम हिस्ट्री देखें, प्लास्टिक ये नहीं कि आप अभी से यूज कर रहे हैं, मॉडर्न एरा से यूज कर रहे हैं, नहीं। प्लास्टिक जो है वो सदियों हजारों साल पहले से स्टार्ट हुआ है। पहले क्या होता था कि जो इजिप्शियंस थे वो अपनी डेड बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए नेचुरल रीजन यूज करते थे, ठीक है। उन्होंने उसको प्रिजर्व कर लिया। आहिस्ता से फिर क्या हुआ कि जो एनिमल हॉर्न्स होते हैं या उनके जो टर्टल शेल्स होते हैं उनको यूज किया जाता था स्पून्स बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, कुछ पॉट्स वगैरह बनाने के लिए। लेकिन 1862 में क्या हुआ कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे हमारे पास, ठीक है, जिनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले क्या किया? प्लास्टिक सिंथेसाइज किया हमारे पास, ठीक है। उससे क्या हुआ कि वो ज्यादातर जो प्लास्टिक उन्होंने सिंथेसाइज किया था उसको हम बोलते थे प्रोक्सिलिन, ठीक है। ये ज्यादातर उस वक्त यूज होता था कोटिंग फिल्म, एज ए कोटिंग फिल्म इन फोटोग्राफिक फिल्म्स में, ठीक है। उसको हम एज ए कोटिंग फिल्म यूज करते थे। अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो वहां पे जब प्लास्टिक की प्रोडक्शन थी वो ज्यादातर सारी क्या थी? नेचुरल थी, ठीक। और वो नेचुरल प्रोडक्शन इस वजह से थी क्योंकि उसकी जो सारी बेसिस थी वो सेलुलोज और सेलुलाइड पे थी, क्योंकि उसे हम ज्यादातर यूज करते थे टॉयज वगैरह बनाने के लिए और अम्ब्रेला के जो हैंडल्स होते हैं उसको बनाने के लिए। फिर इस तरह से क्या हुआ कि आहिस्ता से 1909 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है, 1909 में, जिन्होंने सबसे पहले सिंथेटिक रीजन बनाया। पहले तो सारी बात हो रही थी नेचुरल रीजन्स की, नेचुरल रीजन्स ही यूज किए जाते थे इजिप्शियन के हम एशियन टाइम में देखें। उसके बाद जो प्रोडक्शन हुई थी, प्रोडक्शन थी, वो भी एक नेचुरल रीजन था, सेलुलोज की बेसिस पे यूज हो रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम 1909 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक सिंथेटिक रीजन हमारे पास बनाया और जो प्रोडक्शन की जो डिमांड थी इस प्लास्टिक की उसको पूरा करने के लिए उसको जो उन्होंने सिंथेटिक रीजन बनाया उसको हम बोलते हैं ब्लैक लाइट, ठीक है। इसकी जब प्रोडक्शन हुई तो ज़्यादातर जब ये बनाया गया था टेलीफोन्स वगैरह बनाने के लिए, जब पोर्ट के जो हैंडल्स होते हैं उसको बनाने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी नीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब हमें पता है कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा यूज़ होता है इन डेली लाइफ। और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। जब उसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। जब हम उन्हें कूल करते हैं और वो अपने क्या आ जाते हैं? अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। जब हीट करते हैं तो उसे हम किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की। तो ये क्या होते हैं? ज्यादा लाइटर होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है और इन्हें किसी भी शेप में आप मोल्ड कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि अगर हम किसी सिल्वर स्टील की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो उनकी रस्टिंग का होता है, लेकिन जो प्लास्टिक होते हैं वो रस्ट नहीं होते और ना ही रॉट होते हैं और ये किसी भी कलर में हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वाटर प्रूफ होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंसुलेटर होते हैं। और अगर हम इन्हें मैन्युफैक्चर करना चाहें तो हमें एज क्लियर एज ग्लास जिस तरह होता है उस तरह भी हम इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक की यूजेस की बात करें तो प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा यूजेस है। जिस तरह की आप नॉर्मल डे लाइफ में हमने बेड पिलोज देखी तो उसमें जो प्लास्टिक होता है वो उसमें कौन सा होता है? पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर वगैरह यूज होता है। उसके बाद अगर अपने बेड स्प्रेड्स की और ब्लैंकेट की बात करें तो उसमें कौन सा है? एक्राइलिक शीट यूज होती है, एक्राइलिक प्लास्टिक यूज होता है। और व्हीकल्स के बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक के मिलकर बने होते हैं। अगर हम एवरेज कार की बात करें तो उसके अंदर जो 136 kg होता है वो क्या होता है? सारा प्लास्टिक होता है। उसके बाद अगर हम पैकिंग की बात करें तो बहुत सारे पैकिंग मटेरियल्स क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम कुछ टूल्स की बात करें या कुछ चीज़ों की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं। कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात करें, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। अगर हम कंप्यूटर या नेटवर्किंग टूल्स की देखें तो वो भी क्या मिलकर बने होते हैं? प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं। इस तरह से जो प्लास्टिक है उसका जो यूजेज है हमारी डेली लाइफ में वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें प्लास्टिक की तो प्लास्टिक की दो मेन टाइप्स हैं जिसमें हम इनको डिवाइड करते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब पहले हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं और उनके बाद उसके सारी एग्जांपल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें तो पहले इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक ज्यादा लीनियर और ब्रांच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग जो होते हैं ये क्रॉस लिंक और 3 डायमेंशनल इनका स्ट्रक्चर होता है। थर्मोप्लास्टिक्स को हम हीट से क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें तो इनको हम मेल्ट नहीं कर सकते और रीशेप भी नहीं कर सकते बाय हीटिंग, ठीक है।
उसके बाद जो है थर्मोप्लास्टिक, उसमें कोई क्योरिंग प्रोसेस नहीं होता, लेकिन अगर थर्मोसेटिंग की बात करें तो इनमें क्योरिंग प्रोसेस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्योरिंग प्रोसेस होता क्या है। तो क्योरिंग प्रोसेस क्या है? क्योरिंग प्रोसेस एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें लिक्विड और मैलेबल मटेरियल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सॉलिड एंड डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो ये स्टार्ट जैसे होता है वो पॉलीमराइजेशन से होता है कि जो सारे मोनोमर्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इनटू टू फॉर्म पॉलीमर, जैसे पॉलीमराइजेशन यहाँ से ये स्टार्ट होता है। मेरे पास थर्मोसेटिंग जो प्रोसेस होते हैं वो ज़्यादातर क्योरिंग प्रोसेस करते हैं, लेकिन अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो इनमें कोई क्योरिंग प्रोसेस नहीं होता। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये ज़्यादातर रिसाइकलेबल होते हैं और थर्मोसेटिंग ये होते हैं लेस रिसाइकलेबल होते हैं। अगर स्ट्रेंथ में अगर हम देखें, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस होती है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल्स देखिए, जो थर्मोप्लास्टिक में हमारे पास पीवीसी और पॉलीइथाइलीन है, और थर्मोसेटिंग में हमारे पास क्या, फिनोलिक, मेलामाइन और इपॉक्सी। इन सब प्लास्टिक्स को हम वन बाय वन देखते हैं कि इनके क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किन चीज़ों में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथाइलीन को हम वाइड मिल्की रीजन भी बोलते हैं और इसकी दो टाइप्स है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। अगर हम वैसे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये केमिकली रेजिस्टेंस होते हैं और गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ही लाइट वेट होते हैं। जिस तरह इसकी दो टाइप्स हैं, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। जो लो डेंसिटी होती है वो ज़्यादातर पैकेजिंग फिल्म्स वगैरह में यूज होते हैं, बोटल्स के लिए और एग्रीकल्चर फिल्म्स के लिए। जो हाई डेंसिटी होते हैं वो टॉयज वगैरह, पाइप्स बनाने के लिए और डिफरेंट बॉटल और कंटेनर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। आगे हम देखते हैं पॉलीप्रोपाइलीन। जो पॉलीप्रोपाइलीन है ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं और हीट रेजिस्टेंस होते हैं। अगर हम इसके यूजेस देखें तो बहुत ज़्यादा ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज होता है, पैकेजिंग मटेरियल्स भी यूज होते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह, कंटेनर या डिशेज वगैरह के लिए, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी ये प्लास्टिक यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, पीवीसी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये बहुत ही रिजिड, फ्लेक्सिबल होते हैं, ड्यूरेबल और ये भी केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं। इनकी अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो इनकी कंस्ट्रक्शन रेंज में इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिकल में भी, क्लॉथिंग में भी, और पाइप्स और फिटिंग जो होती है प्लम्बिंग के लिए, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आगे हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या है, लाइट वेट, रिजिड और इंसुलेटिंग है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद दो तरह के पॉलीस्टाइरीन होते हैं जिसको हम जनरल पर्पस पॉलीस्टाइरीन और हाई इम्पैक्ट बोलते हैं। हाई इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये रेफ्रिजरेटिंग, लाइनिंग्स और पैकेजिंग और टॉयज वगैरह में यूज़ होता है। अगर हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ करें तो वो सीडी डिशेज, पैकेजिंग मटेरियल और डिस्पोजेबल जो कटरी वगैरह होती है उनकी यूजेस वहाँ पे है। आगे हम थर्मोप्लास्टिक पे लास्ट वाला प्लास्टिक डिस्कस करेंगे, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड को हम नायलॉन भी बोलते हैं। दो तरह का होता है, नायलॉन 6 और नायलॉन 66। ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, एब्रेसिव, रेजिस्टेंट और केमिकली रेजिस्टेंस होते हैं। नायलॉन 6 जो है वो टेक्सटाइल वगैरह में यूज होता है और ऑटोमोटिव जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए, रोप्स और टूथब्रश जो होते हैं, ब्रिस्टल्स वगैरह। नायलॉन 66 है, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो नायलॉन 6 से बिल्कुल ही सेम है, लेकिन और ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर स्ट्रक्चरल पार्ट्स वगैरह बनाने हो, उसकी वगैरह यूसेज में ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें हम डिफरेंट की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। मैंने सारे प्लास्टिक जो है उनको वन बाय वन उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी जो एप्लीकेशंस है, कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, इस तरह से लिखा था कि आपको आसानी रहे याद करने में। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए किसी प्लास्टिक पे कि उसके यूजेस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि आप इसको यहाँ से जल्दी से देख सकें। उसके बाद हम थर्मोसेटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें देखेंगे हम एपॉक्सी रीजन। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये क्या है, एक्सीलेंट इनके एडिशन है। ये इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, केमिकली रेजिस्टेंस होते हैं। अब ये प्लास्टिक यूज़ कहाँ पे होते हैं, एडिशन में, कोटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह बनाने में और कंपोजिट मटेरियल्स बनाने में। और उसके बाद हमारे पास क्या है, फिनोलिक रीजन। फिनोलिक रीजन क्या है, अगर हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो इनकी बहुत ही अच्छी होती है। ये फ्लेम रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा और इनकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या है, ज़्यादा गुड है। एप्लीकेशंस हैं अगर हम देखें तो एप्लीकेशंस कहाँ हैं, मोल्डेड कंपोनेंट्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ब्रेक और क्लच कंपोनेंट्स बनाने में, और एज ए बाइंडर यूज़ होता है बहुत ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल्स में। ठीक है, कंपोजिट मटेरियल जब बनाते हैं तो उसमें अगर हमने एज ए को क्या यूज़ कर सकते हैं, फिनोलिक रीजन्स को एज ए बाइंडर यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम देखें प्रॉपर्टीज़ तो क्या है, ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं हीट और केमिकल से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये ड्यूरेबल होते हैं, और क्या होते हैं, ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होते हैं। अगर हम इनकी एप्लीकेशन देखें तो ज़्यादा ये फर्नीचर बनाने के लिए, टेबल वेयर्स बनाने के लिए, और कोटिंग फॉर टेक्सटाइल और पेपर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर।
अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर जो होते हैं इनकी अगर हम स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देखें तो ये ज़्यादा रिजिड होते हैं, स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा होते हैं और हाईली रिएक्टिव पॉलीमर्स हैं और इनकी क्या है प्रॉपर्टी, एक ये वर्सेटाइल भी बहुत होते हैं। एप्लीकेशंस की देखें तो ये यूज़ होते हैं फॉर द कोटिंग ऑफ द कोरोजन प्रोडक्शन, बहुत से डेकोरेशन पर्पसेस के लिए हम पॉलिएस्टर्स को यूज़ करते हैं, बहुत से विंड टर्बाइन के पार्ट्स वगैरह बनने के लिए और कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाने के लिए। आगे हम देखते हैं प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो प्लास्टिक का जो है हार्मफुल इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब भी प्लास्टिक की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, क्योंकि इसकी अगर प्रोडक्शन हो रही है तो क्या होता है कि उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। अगर हम पॉलीथाइलिन की प्रोडक्शन की बात करें या पॉलीप्रोलाइन की, तो इन दोनों की प्रोडक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की वजह से आपको पता है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और ये ग्रीन हाउस गैसेज जिस तरह बढ़ती जाएंगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है होती जाएगी। इसी तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और प्लास्टिक का और क्या है कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो रहे थे, वो रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगी, डिप्लीट हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो प्लास्टिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, ये बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होते, ठीक है। जब ये डिग्रेड नहीं होंगे, ये परसिस्ट करेंगे तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वाटर, एयर, इस तरह सारी जगहों पे क्या आ जाएगा, इनकी कुछ कुछ पार्ट्स रह जाएंगे। तो इस वजह से ये हमारा वाटर पोल्यूशन भी काज करते हैं। और अगर ये वाटर में चले गए हैं तो वहाँ की जो मेरीन लाइफ है जो उसको भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब हम प्लास्टिक के यूजेस को कम कैसे कर सकते हैं? हम बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिसमें हम प्लास्टिक का यूज़ क्या है बहुत कम से कम करें, ठीक है। प्लास्टिक का यूज़ कम करेंगे तो फिर इसकी हमारे पास नीड भी क्या होगी, कम। तो हम अगर चाहें तो हम प्लास्टिक बैग से स्विच कर सकते हैं कपड़े की बैग पे, ठीक है। उसके बाद हम जो सिंगल यूजेज प्लास्टिक्स होते हैं, स्ट्रॉ वगैरह, उनको हम चाहेंगे हम उन्हें बहुत कम से कम यूज़ करें। उसकी जगह हम कोई ग्लास का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं उसकी जगह हम ग्लास के जो बॉक्स होते हैं उनको यूज़ कर सकें। वाटर जो बॉटल्स होती हैं वो प्लास्टिक की यूज़ ना करें, ठीक है। उसके बाद जो प्लास्टिक्स कुछ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और जो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकते हैं हमें उन्हें क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। और हमें सपोर्ट करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए ऐसी कम्युनिटीज़ में, ऐसे प्रोग्राम में जो कि किसको एम कर रही होती है कि हम प्लास्टिक की यूजेस क्या करें, कम से कम करें। हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए और अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए लोगों में, ताकि जो प्लास्टिक के यूज़ है वो कम से कम हो। क्योंकि अगर इसकी हमने यूजेस कम ना किया, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता रहा, तो इससे सिर्फ मैरीन लाइफ ही नहीं बल्कि आपकी अपनी वाटर क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो अगर हमने इन सारे हार्मफुल इम्पैक्ट से बचना है तो हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, प्लास्टिक की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, थर्मोसेटिंग एंड थर्मो प्लास्टिक, और उनकी आगे जो एग्जांपल्स थी उन सब के हमने प्लास्टिक की यूजेज पढ़े और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से उनको स्टडी किया। तो आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।